हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एकता व्यवस्था। एकता एक अरबी शब्द है जिसे एक प्रकार के प्रशासकीय अधिकार प्रदान करने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता था। इस्लाम के भौगोलिक विस्तार के आधार पर एकता व्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पश्चिमी एकता एवं पूर्वी एकता। पश्चिमी एकता उसे कहा जाता है जो बुज़दों, हसदानियों, उत्तरी सीरियाइयों तथा सल्जुकों में प्रचलित थी, जबकि समानिदों तथा गजनीवियों के अंतर्गत खुरासान तथा उत्तरी आम प्रदेश में प्रचलित प्रथा को पूर्वी एकता प्रणाली कहा गया। दोनों क्षेत्रों में स्पष्ट अंतर यह था कि जहां पश्चिमी प्रकार की एकता सैनिकों को दी गई राजस्व अनुदान थी जो केवल उसी के जीवन काल तक सीमित होती थी, वहीं पूर्वी एकता में भूमि अनुदान मात्र राजकीय परिवारों के लिए होता था। निजामुल मुल्क तुसी के सियासतनामा में पश्चिमी प्रकार की एकता व्यवस्था को ही परिभाषित किया गया है। निजामुद्दीन तुसी ने विशेष रूप से स्पष्ट किया है कि समानियों तथा गजनीवियों ने अपने सैनिकों को आमतौर पर भूमि अनुदान के रूप में नहीं दी, क्योंकि खुरासान के आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होने के कारण खुरासानी सुल्तान नगद वेतन देने में समर्थ थे। दिल्ली सल्तनत की एकता व्यवस्था को तत्कालीन हिंदी फारसी ग्रंथों में भावी सेवा की शर्तों पर राजस्व हस्तांतरण के रूप में परिभाषित किया है। मिनहाज ने अयालत शब्द का प्रयोग एकता के संदर्भ में किया है। एकता प्रथा जिस रूप में भारत पहुंची, उसका प्रारूप सर्वप्रथम खलीफा मुक्तादिर ने इस उद्देश्य से बनाया था कि उसे अपने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर नियुक्त मुक्ताओं से नियमित रूप से राजस्व प्राप्त होता रहे। गौरी विजय के पश्चात उत्तर भारत में एकता व्यवस्था स्थापित हुई। मोहम्मद गौरी ने 1191 ईस्वी में ऐबक को झांसी का एकता प्रदान किया। उसी ने मलिक नसरुद्दीन को कच्छ का प्रदेश एकता के रूप में प्रदान किया। माना जाता है कि इल्तुतमिश के राज्यारोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत के शासनतंत्र की आधारशिला के रूप में एकता प्रथा स्थापित हुई। उसने मुल्तान से लेकर लखनौती तक के क्षेत्र को एकता के रूप में विभाजित कर दिया। एकता की दो श्रेणियां होती थी। पहला खालसा के बाहर प्रांतीय स्तर की एकता तथा दूसरा कुछ गांवों के रूप में छोटी एकता। प्रांतीय स्तर की एकताएं उच्च वर्ग के अमीरों को दी जाती थी। राजस्व संबंधी एवं प्रशासकीय दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व
उनके पद से जुड़े होते थे, जबकि छोटी इक्ता सुल्तान अपने द्वारा नियुक्त सैनिकों को वेतन के बदले देता था। ऐसी इक्ता पर किसी प्रकार के प्रशासकीय एवं आर्थिक उत्तरदायित्व नहीं दिए जाते थे। बड़े प्रशासनिक इक्ता के धारक अपनी बड़ी इक्ता में से छोटी छोटी इक्ताएं जिसे चाहे दे सकते थे। उदाहरण के लिए बदायूं के मुक्ता ताजुद्दीन संजर कुतलुग ने मिन्हाज सिराज के जीवन निर्वाह के लिए 1242-43 ईस्वी में उस समय इक्ता प्रदान की थी जब उसे दिल्ली छोड़नी पड़ी थी। वर्नी के अनुसार इल्तुतमिश के समय 2000 ऐसे इक्तादार थे जिनका कोई भी प्रशासनिक उत्तरदायित्व नहीं होता था। इक्तादार तथा सुल्तान का संबंध परिस्थितियों पर निर्भर करता था। इक्तादारों की स्थिति 3 प्रकार की हो सकती थी। प्रथम, इक्तादार वे थे जिन्हें जीते हुए प्रदेश में सुल्तान के द्वारा नियुक्त किया जाता था। दूसरे इक्तादार वे थे जो अर्थविदित क्षेत्र में नियुक्त किए जाते थे और उन्हें इस क्षेत्र को पुनः जीतना होता था। ऐसे इक्तादारों पर सुल्तान की पकड़ अपेक्षाकृत कम होती थी। तीसरे प्रकार के इक्तादार वे होते थे जो ऐसी भूमि पर इक्तादार नियुक्त किए जाते थे जो अभी तक जीता नहीं गया होता था। व्यवहारिक रूप से ऐसे मुक्ति स्वतंत्र होते थे। छोटी इक्ता के अधिकारियों को इक्तादार तथा बड़ी इक्ता के पदाधिकारियों को मुक्ति या वली कहा जाता था। लोधी शासकों के काल तक मुक्ति को आधिकारिक रूप से वजहदार कहा जाने लगा था। मुक्ति या वली संबंधित क्षेत्र में भूराजस्व का संग्रह करते थे तथा उस क्षेत्र का प्रशासन देखते थे। इनसे अपेक्षा की जाती थी कि अपने प्रशासनिक खर्च तथा वेतन को पूरा करने के पश्चात जो रकम बच जाती थी उसे वे केंद्रीय खजाने में भेज दें। ऐसी रकम फ़ाजिल कहलाती थी। समय समय पर कुछ सुल्तानों द्वारा इक्तादारों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती थी। सियासतनामा के अनुसार मुक्ति का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से मुक्ति या वली का पद वंशानुगत नहीं होता था, साथ ही यह स्थानांतरणीय होता था। सियासतनामा के अनुसार मुक्ति का कार्यकाल 3 वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। बलबन ने मुक्ति को नियंत्रित करने के लिए इक्ता में ख्वाजा नामक अधिकारी को नियुक्त किया। वह इक्ता की आमदनी का आकलन करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने मुक्तियों के स्थानांतरण पर बल दिया ताकि निहित स्वार्थ पैदा नहीं हो सके। उसने इक्ता में नौकरशाही के हस्तक्षेप को
बढ़ा दिया। इसके अतिरिक्त दीवान विजारत को अधिकार दिया कि वह प्रत्येक इक्ता की आमदनी का निश्चित अनुमान लगाए। गयासुद्दीन तुगलक ने इक्ता के राजस्व में से इक्तादार की व्यक्तिगत आय तथा उसके अधीन रखे गए सैनिकों के वेतन में स्पष्ट विभाजन करते हुए सभी मुक्तियों को तत्संबंधित आदेश भेजे। गयासुद्दीन तुगलक ने वजीर को हिदायत दी कि अपने पद से संलग्न लाभ के अतिरिक्त यदि मलिक तथा अमीर लोग इक्ता या विलायत के राजस्व का अर्ध दशमांश या अर्ध 11वां भाग और 10वां तथा 15वां भाग लेते हैं तो उन्हें दंडित न किया जाए। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद तुगलक के प्रांतीय शासक राजस्व का 20वां हिस्सा कमीशन के रूप में लेते थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया कदम उठाते हुए भू राजस्व संग्रह तथा प्रशासन के कार्यों का विभाजन कर दिया। अब मुक्ति के अतिरिक्त एक और अमीर नियुक्त किया गया। वह प्रशासन का कार्य देखता था। इक्ता के आय व्यय के निरीक्षण के लिए एक आमिल नामक अधिकारी भी नियुक्त होने लगा। मोहम्मद तुगलक ने इक्ता के सैनिकों को वेतन भी केंद्रीय खजाने से देने का प्रावधान लाया ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके। उसके इस कदम के विरुद्ध मुक्तियों में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और यही वजह है कि उसके काल में इतने विद्रोह हुए। फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक की इस नीति को पलट दिया तथा इक्तदार के पद को वंशानुगत बना दिया। फिरोज तुगलक सैनिकों के वेतन के बदले उन्हें गांव प्रदान करने लगा और ऐसे गांव वजह कहलाते थे और वजह को धारण करने वाले को वजहदार कहा जाता था। लोदियों के काल में भी मुक्तियों का हस्तांतरण नहीं हो पाता था। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू।